तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान चाय पीने के लिए टियानशिया लो टावर की तरफ जाता है और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि पहले से ही वहाँ पर चाय पीने के लिए लंबी लाइन लगी हुई होती है और वो सब लोग चाय के लिए एक से बढ़कर एक ट्रेजर देने के लिए तैयार थे, मगर वो चाय किसी को भी नहीं दी जा रही थी। इतने में शुयान वहाँ पर आकर बैठ जाता है तो उस टावर के ऊपर से शुयान को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि अगर तुम्हें चाय पीनी है तो फिर तुम ऊपर आ जाओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें वही ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर दिखाई देते हैं। वो लड़की धाड़े मार मार कर रो रही होती है और सब लोग उसके आसपास जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो लड़की सब लोगों से कह रही होती है कि मेरा भाई वो मुझे छोड़कर अकेला चला गया, मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं। वहाँ से वो सब लोग ये देखने के बाद चले जाते हैं, मगर अचानक वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि उस लड़की को देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे भाई के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी यंग एज में यूं मारा जाएगा। ये कहते हुए वो उसे एक गोल्ड टाइल देने की कोशिश करता है, मगर फिर अचानक से वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि ब्लैक टर्टल वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि हुआन लोंग मास्टर ये आप हैं। असल में वो भी एक जासूस होता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि मैं शुआन ज़ीलिंग के लिए काम कर रही हूँ और फिलहाल मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, आप मुझे हुआंग जियो कहकर पुकार सकते हैं और मेरा कोड नेम है 99। तो 99 सुनते ही वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, और 98 को क्या हुआ, क्या उसने खुद को इस मिशन के लिए कुर्बान कर दिया, और वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। इतने में हमें उस लड़की के भाई को दिखाया जाता है जो कि गहरी नींद में करवटें बदल रहा होता है और वो लड़की हुआन लोंग से कहती है कि ये एक लंबी कहानी है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक मैसेज एंसेस्टर्स तक पहुँचा दें। डीमंस बहुत ही जल्द टियानशिया लुवो में हमला करने वाले हैं। ये डीमंस सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जब तक वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग छुपकर उनका पीछा करते रहेंगे। आपने बस हमारा ये मैसेज एंसेस्टर्स तक पहुँचा देना है। हम लोग अपने एंसेस्टर्स के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम लोग हीरोज की तरह काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग टियानशिया लुवो को डीमन से बचाकर यहाँ के हीरोज बन जाएंगे। तुम जैसे ही वहाँ पहुँचो तो हमारा ये मैसेज उन तक डिलीवर कर देना, मगर एक बात याद रखना कि तुम्हें ये न्यूज किसी और को नहीं बतानी। इसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो वो ओल्ड मैन उस गोल्डन टाइल को उसे पकड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये समझो कि तुम्हारा काम हो गया। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, ये दोनों मेहनत करते रहेंगे और इनका क्रेडिट मैं लेता रहूंगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ पे दो लोग जिन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है वो अपने मास्टर से कहते हैं कि डीमंस हमारे टियानशिया लुवो पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिस पर उनका मास्टर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोर्टल्स वो अब ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। और वो मास्कमैन कहता है कि मास्टर लगता है कि शायद अब टियानशिया लुवो का ओल्ड मास्टर ही अकेला डीमन मॉन्स्टर और इमोर्टल्स की वार के बीच में खड़ा है। पिछले 6 दिनों से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और किसी से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर उनका मास्टर कहता है कि सच में ये एंसेस्टर्स तो वाकई तारीफ के लायक हैं। ये लोग 6 दिन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक इन्होंने अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। मगर फिर वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपने बहुत सारे ट्रूप्स को पहले ही भेज दिया है, वो लोग सीक्रेटली हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। वो एंसेस्टर्स कभी भी हमारे क्लोज तक नहीं आ पाएंगे। पर उनका मास्टर कहता है कि नहीं, ये काफी नहीं है, हम उन्हें इस तरह नहीं रोक सकते। जिस पर वॉरियर्स कहते हैं कि मास्टर आपको क्या लगता है कि एंसेस्टर्स के सामने ये सब लोग नहीं टिक पाएंगे। तो उनका मास्टर कहता है कि हम लोग एक जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग किसी तरह भी फाइट नहीं कर सकते। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वो एंसेस्टर्स हमारे टियानशिया लुवो के बेहद करीब आ चुके हैं और वो सारे वॉरियर्स को मारने वाले हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें उनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मगर फिर वो मास्टर कहता है कि हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही वॉरियर कहता है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं। यही वजह है कि हम लोग किसी को भी ऑफेंड नहीं करते। आप चाहते हैं कि जब एंसेस्टर्स वो यहाँ पे आए और जब उनके साथ नेगोशिएशन करने
वाला कोई भी ना हो तो वो लोग खाली हाथ यहाँ से वापस चले जाएं। ये सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आपका प्लान तो वाकई में काफी अच्छा है। जिस पर मास्टर उनसे कहता है कि जाओ और जाकर फौरन से इस प्लान को इम्प्लीमेंट करो। ये कहने के बाद वो दोनों वॉरियर वहाँ से चले जाते हैं और वो मास्टर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना जल्दी अपने प्लान को एडवांस करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग बहुत ही तेजी से आ रहे हैं और मुझे बहुत जल्द अपना सारा काम निपटा देना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें मिस चूचू को दिखाया जाता है जो कि एक बाउल से काफी तेजी के साथ खाना खा रही होती है और दूसरी तरफ वहाँ पे खड़े हुए मास्टर्स को देखकर फौरन से अपना बाउल खत्म करके वहाँ पे रख देती है। मास्टर कांग और मास्टर हुई से कहती है, आप लोगों को इतना देर इंतजार करवाने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तो कॉमेट उसके खाना खाने पर काफी अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है और दूसरी तरफ मास्टर उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा टाइम वेट नहीं किया, तुम लोग इतना ज्यादा परेशान मत हो, मैं तो बस एक मैजिक स्पेल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो मिस चूचू से कहती है कि ये काम तो हो जाएगा मगर क्या आपको इसकी कीमत का पता है। ये सुनकर वो मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए वो लोग उससे पैसे मांगेंगे। और इतने में मिस चूचू कहती है कि मुझे खाने के लिए एक और नूडल्स का बाउल चाहिए। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें शुयान को दिखाया जाता है, वो एक लड़की के सामने बैठा हुआ होता है और वो लड़की शुयान के लिए चाय बना रही थी और शुयान कंटिन्यूसली उस लड़की को देख के जा रहा होता है कि वो किस तरह चाय बना रही है। असल में वो लड़की अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ट्री बनाने की कोशिश कर रही थी। वो सारे की सारी चाय को एक बड़े से के अंदर डालकर शुयान के सामने रख देती है और फिर एक दरख्त से 2 पत्ते तोड़कर चाय की केटल में डालती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर घुल जाते हैं। ये देखकर सानिया कहती है कि सच में आपको चाय बनाते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो वो लड़की कहती है कि अब लोगों के सामने मुझे अपने स्किल्स शो करके काफी अच्छा फील हो रहा है। वो शुयान के लिए एक कप में थोड़ी सी टी निकालती है और कहती है कि आप इसे टेस्ट करके देखें ये कैसी बनी है। तो शुयान वो चाय उठाता है और अपने पास ले जाता है और उसे स्मेल करके कहता है कि इसकी स्मेल काफी अच्छी है। तुम्हारे पीछे जो ये स्पिरिचुअल टी का दरख्त है ये तकरीबन 10,000 साल पुराना है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि सच में तुम तो वाकई में काफी इंटेलिजेंट हो और बहुत कुछ जानते हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी आई साइट इतनी अच्छी होगी, मगर बदकिस्मती से 3 अलग ट्राइब्स के सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस इमोर्टल वर्ल्ड में आपके जैसा एक ग्रेट इमोर्टल भी मौजूद होगा, पर पता नहीं आप इस वार को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे टावर में क्या करने के लिए आए हैं? तो शुयान उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी चाय पर फोकस करते हुए उसे पीना शुरू करता है और उसका टेस्ट फील करते हुए कहता है कि ये चाय काफी अच्छी है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और स्पिरिचुअल ट्री की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का जब नीचे आया था तो ये सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ था। मगर दूसरी तरफ सानिया उस लड़की से कहती है कि मिस आप स्पिरिचुअल ट्री के बारे में शायद नहीं जानती, ये हमारे मास्टर को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी कीमत बताएं, हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आपको जितनी भी प्राइस चाहिए बस आप एक मर्तबा बता दीजिए। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मेरे स्पिरिचुअल ट्री के साथ ले जाकर मेरी फाउंडेशन को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो सानिया से कहती है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कीमत के साथ तोला नहीं जा सकता। तो सानिया कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हें किसी तरह का कोई ट्रेजर चाहिए, तुम बस एक मर्तबा उस ट्रेजर का नाम बताओ, वो ट्रेजर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। ये कहती है अचानक वो लड़की गुस्से में अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करती है और उन लोगों से कहती है कि ये स्पिरिचुअल ट्री किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर शख्स क्यों ना हो। हमारा टियानशिया लो वो किसी के साथ भी कोई लड़ाई नहीं चाहता, और अगर तुम लोगों को लगता है कि वो 3 आर्मीज एक साथ मिल रही हैं तो मैं उन लोगों से डर जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हमें ऊपर आसमान में दिखाया जाता है। अचानक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरे बादल छाने लगते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की शुयांग से कहती है कि भले ही तुम्हारी इमोर्टल फैमिली एक ताकतवर फैमिली है, मगर मैं भी तुम्हारे सामने डट के खड़ी हूँ। इतने में सानिया उससे कहती है कि थोड़ी सी चाय खरीद कर वापस नहीं जाना चाहते। ये कहते हुए वो उसके जैसे ही करीब जाती है तो वो लड़की कहती है कि ठीक है तो फिर आ जाओ। ये कहते ही वो उस पर अचानक से हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो वहीं पे ही रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं नीचे जाऊं, पर आखिर हम लोग नीचे जाकर करेंगे क्या, और तुम लोग मेरी स्पिरिचुअलिटी
क्यों खरीदना चाहते हो? तुम लोग ही तो खुद यहाँ पर आए थे और मेरे होस्ट की सीट पर जाकर बैठ गए थे, जिसका मतलब साफ था तुम लोग यहाँ पर एक जंग छेड़ने के लिए आए थे और ये खबर मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी। ये सुनकर सानियान हंसते हुए उससे कहती है कि सिस्टर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। असल में हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं मालूम। अगर हमें पता होता कि होस्ट की सीट पर बैठने का मतलब होता है जंग का ऐलान करना, तो हम लोग उस पर नहीं बैठते। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा, अगर तुम लोग यहाँ पर इमोर्टल्स के इंस्ट्रक्शंस पर नहीं आए हो तो फिर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो? तो सानियान कहती है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें ऑर्डर दे सके, कोई इमोर्टल फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वो लड़की दोबारा कहती है कि मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? इतने में शुयान अपना वो कप नीचे रखते हुए अपनी बॉडी से हल्की सी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि हम यहाँ पे सिर्फ चाय पीने आए हैं। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में मौजूद सारे बादल वापस से छट जाते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।